ready? Ready. Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। पहली बार जब विस्फोट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की ताकत का परिचय था। 5 बजे के बाद सारी दुनिया ने हिंदुस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ सारी दुनिया खड़ी हो गई। लेकिन वाजपेयी ने क्या किया? 2 दिन के बाद फिर पोखरण में धमाका किया और दुनिया को दिखा दिया हम दबने वाले नहीं, हम झुकने वाले हैं। आपने ये वायरल मैप इंटरनेट में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसमें दुनिया के सारे न्यूक्लियर नेशंस हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं और इस कनेक्शन का मतलब है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करी। और फिर एक डॉट है, अकेला, कोई लाइन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई डील नहीं, ये इंडिया है। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई इंडिया इज अलोन इन द मैप. The question is how. How did a newly independent, poor post-colonial nation build one of the most sophisticated nuclear weapon in the world? Completely by itself. अक्टूबर 1962. इंडिया को पता ही नहीं था कि क्या आने वाला है। चाइना ने LAC क्रॉस की, एक पॉइंट पे नहीं बल्कि पूरे लाइन पे। The Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. हमारे सोल्जर्स हड्डियां कपा देने वाली ठंडी में बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के एक मॉडर्न और वेल प्रिपेयर्ड आर्मी के सामने खड़े थे। The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. और कड़वा सच यह है कि इंडिया ये जंग हार गया। China declared a unilateral ceasefire, but the damage had been done. इस हार ने देश की रूह को हिला दिया। नेहरू ने अपनी जिंदगी में पहली बार पब्लिकली रेडियो पे कहा, माई हार्ट इज फुल ऑफ एंग्विश। देश शॉक्ड था, आर्मी शैटर्ड थी और नेहरू वो इस धोखे से कभी रिकवर नहीं कर सके। For Nehru, it was a stab in the back. He never really recovered from the shock. 1964 में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो चल बसे। लेकिन ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई थी। अक्टूबर 16, 1964 जिंगजैंग के रेगिस्तान में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, ऑपरेशन 596। ये न्यूक एक 22 किलोटन का डिवाइस था। पड़ोस में अब न्यूक्लियर वेपन आ चुका था। सोचिए उस वक्त दुनिया में सिर्फ 5 न्यूक्लियर पावर्स थी और उनमें से एक चाइना इंडिया का दुश्मन था और दूसरा पाकिस्तान जो ऑलरेडी चाइना का दोस्त बन रहा था। अब इंडिया क्या करता? शास्त्री गवर्नमेंट ने ऑप्शन टटोले, फिर वर्ल्ड कम्युनिटी ने एक सॉल्यूशन निकाला, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। सुनने में ये बड़ा नोबल इनिशिएटिव लगता है, लेकिन इसे ध्यान से समझिए। NPT एक 2-tier सिस्टम था। वो 5 देश जो पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके थे वो लीगल न्यूक्लियर पावर बन गए। बाकी पूरी दुनिया को कहा गया कि तुम नहीं बनोगे, बस साइन करो। इंडिया ने साफ मना कर दिया। नतीजा, पूरी दुनिया ने इंडिया को पनिश करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ बातें नहीं थी, इसका असर जमीन पे दिखा। 1974 तक इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यूरेनियम इंपोर्ट्स और रिएक्टर फ्यूल सब डिनाई कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि यूरेनियम का यूज सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए नहीं होता है, इसका यूज हेल्थ केयर और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी किया जाता है। मतलब वर्ल्ड ने कहा कि आपको सिविलियन पावर के लिए फ्यूल चाहिए, सॉरी, पहले हमारी शर्तें मानिए। लेकिन उन शर्तों के मानने का मतलब था अपनी सिक्योरिटी हमेशा के लिए खत्म करना। अब इंडिया के पास एक ही ऑप्शन था, अपना न्यूक्लियर वेपन खुद से बनाना, बिना किसी और देश के हेल्प लिए।
और यहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। And the conference president, Professor Bhabha of India, and United Nations Secretary General Hammarskjöld. उनका जीनियस प्लान समझने से पहले आप ये समझो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है फ्यूल। दुनिया के लिए इसका मतलब यूरेनियम था, लेकिन इंडिया के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे पास यूरेनियम के बड़े रिजर्व्स नहीं थे और बाकी देशों ने हमें यूरेनियम देने से मना कर दिया था। उन्हें लगा बिना यूरेनियम के इंडिया का न्यूक्लियर सपना कभी पूरा नहीं हो। डॉक्टर भाभा ने रियलाइज़ करा कि यूरेनियम में हम गरीब हैं, लेकिन थोरियम में इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश है। इंडिया के पास दुनिया के थोरियम रिजर्व का लगभग 25% हिस्सा है। भाभा का प्लान यूरेनियम को रिप्लेस करने का नहीं, बल्कि थोरियम को यूरेनियम बनाने का था। उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जहां इंडिया को बाहर से यूरेनियम लेने की जरूरत ही ना पड़े। उनका लॉजिक सिंपल था, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत यूरेनियम है, हम उसे यूज करके रिएक्टर्स चलाएंगे और बाय प्रोडक्ट में प्लूटोनियम बनाएंगे। फिर उस प्लूटोनियम की मदद से हम अपने पहाड़ जैसे थोरियम रिजर्व को प्रोसेस करेंगे और उसे एक नए फ्यूल यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक जियोपॉलिटिकली मास्टर स्ट्रोक था। भाभा ने दुनिया के यूरेनियम ट्रैप को तोड़ दिया था। उन्होंने इंडिया को एक ऐसे राह पे डाल दिया जहां हमें किसी फॉरेन पावर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। जो फ्यूल हमें दुनिया देने से डिनाई कर रही थी, भाभा ने प्लान बनाया कि इंडिया को अल्टीमेटली उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप ग्लोबल सिस्टम को चैलेंज करते हो तो सिस्टम हिट बैक करता है। जनवरी 1966 माउंट ब्लैंक के पहाड़ों में एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है और होमी जहांगीर भाभा उसी प्लेन में थे। CIA इन्वॉल्वमेंट की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज भी जिंदा है, क्योंकि टाइमिंग बहुत Homi सस्पिशियस J. थी। Bhabha was the father of India's nuclear program. He dreamt of creating a nuclear bomb for India. Coincidentally, Homi Jahangir Bhabha, the father of India's atomic energy program, was on the ill-fated aircraft which crashed in January 1966. होमी भाभा की मौत ये एक अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी है। ये आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। भाभा चले गए, लेकिन उनका ब्लूप्रिंट रह गया और उनके बाद आए डॉक्टर राजा रमना, डॉक्टर PK इंगार, डॉक्टर R चिदम्बरम। इन सब साइंटिस्ट ने मिलकर भाभा के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, बिना फॉरेन हेल्प के, बिना फॉरेन ट्रेनिंग के और बिना फॉरेन इक्विपमेंट के। फिर आता है मई 18, 1974। राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान, एक तपती हुई धूप वाली सुबह, और जमीन के 107 मीटर नीचे दबा था एक 12 किलो टन का प्लूटोनियम डिवाइस, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक 8:05 पर साइंटिस्ट ने सिग्नल दिया और पोखरन की जमीन कांप उठी। 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर कैपेबल बन गया था। ये 12 किलो टन का धमाका हिरोशिमा के बॉम्ब के बराबर था, लेकिन इंडिया ने दुनिया से कहा कि ये एक पीसफुल एक्सप्लोजन है। हमारा स्टैंड था कि इसका मकसद सिर्फ साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना और माइनिंग जैसे सिविलियन काम करना है, ये कोई वेपन नहीं है। दुनिया ने इस पर बिलीव नहीं किया, लेकिन इंडिया अपनी बात पर टिका रहा। कनाडा ने तुरंत इंडिया के साथ अपनी साइरस रिएक्टर डील खत्म कर दी। ये वही कैंडू टेक्नोलॉजी थी जिससे इंडिया ने अपना फ्यूल जनरेट किया था। पाकिस्तान में भी डर का माहौल था। वहाँ के PM जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हम घास खाएंगे पर बॉम्ब बनाएंगे, और उन्होंने बनाया भी, लेकिन उनका रास्ता चोरी और स्मगलिंग वाला था, यानी वही कनेक्टेड डॉट वाली कहानी। 1974 के बाद इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल तो था, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा अकेला हो गया। दुनिया ने भर कर सैंक्शंस ला दिए। इंडिया अब एक इंटरनेशनल आउटकास्ट था, लेकिन ये तो सिर्फ राउंड 1 था। अनकनेक्टेड डॉट ने दिखा दिया कि वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो सकता है, पर असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल तो बन गया, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, एक पीसफुल एक्सप्लोजन। असल में हमारे पास तब तक कोई वेपन नहीं था जो मिसाइल या जेट से ड्रॉप किया जा सके। 90s आते आते खतरा बढ़ चुका था। पाकिस्तान चोरी चुपके अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था और दुनिया CTBT जैसी ट्रीटीज ला रही थी ताकि इंडिया के हाथ हमेशा के लिए बांध दिए जाएं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि इंडिया के पास अब तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लेकिन अब भी हमारे पास रेडी टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, और इंडिया अब इस मिशन के लिए निकल चुका था। 1974 के बाद दुनिया हाई अलर्ट पे थी, खासकर CIA।
अमेरिका के KH-11 स्पाई सैटेलाइट्स 24/7 पोखरण पर नजर रखते थे। इन सैटेलाइट्स की ताकत ऐसी थी कि जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चीज को भी डिटेक्ट कर लेते थे। इसलिए 1998 में इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती बॉम्ब बनाना नहीं बल्कि उसे छुपाना था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुपरविजन में साइंटिस्ट ने एक सोफिस्टिकेटेड प्लान बनाया। उन्होंने आर्मी के साथ मिलकर काम किया ताकि उनका हर एक मूवमेंट एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज लगे। कोई भी नया डिगिंग इक्विपमेंट या फिर कोई नया व्हीकल तक साइट पे नहीं लाया गया। सिर्फ वही पुराने ट्रक्स और मशीनरी यूज की गई जो सैटेलाइट की इमेजेस में सालों से स्टैटिक वहीं पे दिखाई देते थे। यहाँ तक कि काम करने के घंटे भी सैटेलाइट के पासिंग टाइम के मुताबिक शेड्यूल किया गया था। 1995 में इंडिया ने कोशिश की थी लेकिन CIA ने उसे डिटेक्ट कर लिया और बिल क्लिंटन के प्रेशर के बाद मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। लेकिन 1998 में इंडिया ने CIA को कानो कान खबर लगने नहीं दी और 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुल हुआ। 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. एक साथ 3 अलग अलग टेस्ट किए गए जिसमें एक थर्मोन्यूक्लियर भी था। इंडिया ने एक ही दिन में वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जिसे अचीव करने में दूसरे देशों को सालों लग गए थे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्राउडली वर्ल्ड को बताया, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। वापस से उस मैप पे चलते हैं। ये जो आपस में जुड़ी लाइंस हैं, ये कहानी प्रोलिफरेशन की। USA ने UK की हेल्प करी, UK ने फ्रांस की, फ्रांस ने इजराइल की और चाइना ने पाकिस्तान की। फिर AQ खान नेटवर्क के जरिए वही सीक्रेट्स नॉर्थ कोरिया, लीबिया और ईरान तक पहुंचे। ये सब कनेक्टेड डॉट से चोरी और सौदेबाजी से बने। लेकिन इंडिया हमेशा अकेला खड़ा रहा। पिछले 75+ सालों में इंडिया ने ना कभी किसी से टेक्नोलॉजी चुराई ना किसी को बेची। इंडिया का रिकॉर्ड 0 प्रोलिफरेशन का है और यही बात है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है। 1998 के टेस्ट के बाद इंडिया ने अनाउंस करा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी हम बम तब तक नहीं चलाएंगे जब तक हम पे हमला ना हो। ऐसा मॉडल कमिटमेंट रशिया और USA जैसे बड़े देश भी खुलकर नहीं देते और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दुनिया को झुकना पड़ा। 2008 में बिना NPT साइन किए इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वेवियर मिला। ये एक यूनिक अरेंजमेंट था जो सिर्फ इंडिया के लिए बनाया गया था क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि हम एक जिम्मेदार पावर हैं। आज इंडिया के पास 160+ वॉरहेड्स हैं। अग्नि 5 जैसे मिसाइल्स और INS अरिहंत जैसे सबमरीन्स के साथ हमारा न्यूक्लियर ट्रायल कंप्लीट है। हम लैंड, एयर और सी तीनों जगह से दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। Each vessel a fortress, aircraft carriers, stealth frigates and deadly destroyers, all combat ready, armed to defend. Beneath the waves, submarines glide silently. Trained crews monitor every ripple, every sound.